जी हां दोस्तों, एक सीक्रेट फाइल और चिट्ठियों ने मचाया कोहराम। अजीत दादा की एनसीपी हथियाने की थी बड़ी साजिश। क्या पकड़े गए स्लीपर सेल? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अजीत दादा पवार के मौत के फौरन बाद उनकी पार्टी एनसीपी पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी? क्या इसीलिए एनसीपी में अपने 3 बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने स्लीपर सेल के तौर पर बहुत पहले से लगा रखा था? तो क्या अब जब अजीत दादा पवार के प्लेन क्रैश हादसे के बाद में एफआईआर दर्ज कराने में उनके भतीजे ने कामयाबी हासिल की है, तो फिर उनकी पार्टी को हथियाने वाली जो बड़ी बात है और जिसमें 2 चिट्ठियों का एक्सपोज करने वाला भयंकर खुलासा हुआ है, क्या अब महाराष्ट्र की राजनीति नए सिरे से उथल पुथल के दौर में जा रही है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है और सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ, किसने किया यह खुलासा, किन 2 चिट्ठियों का हवाला दिया गया और उन चिट्ठियों के सामने आने के बाद में सुनेत्रा पवार ने कौन सा एक्शन लिया है। क्योंकि यही सवाल कि अजीत पवार की मौत के बाद पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी और किसी की शह पर। दोस्तों, अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने एक ऐसा दावा किया जिसे महाराष्ट्र से दिल्ली तक कोहराम मच गया। खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, एनसीपी पर प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कब्जा करने की कोशिश की। और जानते हैं ये दोनों कौन है? ये दोनों ही सबसे कद्दावर नेताओं में से, बड़े नेताओं में से, जिनकी पहुंच सुनेत्रा पवार से नजदीकी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा मोदी, शाह और फडणवीस की इनकी है। इन दोनों के ऊपर यह आरोप लगा कि ये दोनों अजीत दादा पवार के पास के मौत के बाद मौके का इंतजार कर रहे थे और कदम उठा लिया था पार्टी पर कब्जा करने की। किसके इशारे पर? बीजेपी के इशारे पर, जिसे सही मौके पर जिसका भंडाफोड़ हुआ और बड़ी मुश्किल से सुनेत्रा पवार ने विफल कर दिया। दोस्तों, अजीत दादा पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने अपने दावे के समर्थन में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे द्वारा चुनाव आयोग को 2 चिट्ठियां जो भेजी गई थी वो पेश कर दी। आखिर चुनाव आयोग को चिट्ठी क्यों भेजी थी और किस बात के लिए भेजी थी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने? जाहिर है ऐसे खुलासे से महाराष्ट्र और एनडीए महायुति गठबंधन में कोहराम मचना स्वाभाविक था। हुआ भी वही। सुनेत्रा पवार ऐसे लोगों पर एक्शन लेने जा रही हैं जो पार्टी में उनकी और उन अजीत दादा पवार की एनसीपी में रहते हुए बीजेपी के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। दोस्तों, बीजेपी का यह सीक्रेट एजेंडा कि दूसरी पार्टियों में, खास तौर पर अपने सहयोगी दलों में, अपने स्लीपर सेल के तौर पर कुछ नेताओं को रख दिया जाए। जैसे जेडीयू में आप देखिए, ललन सिंह, संजय झा, खुलेआम इन लोगों के ऊपर बीजेपी के स्लीपर सेल होने का आरोप नहीं लगता, बल्कि तो कहा जाता है कि नीतीश से ज्यादा लॉयल्टी इनकी मोदी और शाह के लिए। अब ऐसे में अजीत दादा पवार के एनसीपी में 3 बड़े नेताओं को बीजेपी ने अपने लिए काम पर लगा रखा था। दोस्तों, चिट्ठियां क्या है जो चिट्ठियां इन लोगों ने भेजी, उन जिन चिट्ठियों का खुलासा हुआ दोस्तों, और ये तीनों नेता कामयाब भी हो जाते अगर सही समय पर यह पता न लगता और सुनेत्रा पवार एक्शन न लेती, तो शायद आज अजीत दादा की एनसीपी से सुनेत्रा पवार ही बाहर कर दी जाती। अजीत दादा की एनसीपी का बीजेपी में मर्जर हो चुका होता। दोस्तों, अजीत दादा पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बड़ा खुलासा करते हुए कहते हैं कि अजीत पवार के निधन के बाद प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने पार्टी पर कब्जा करने, तोड़ने की कोशिश की बीजेपी में मर्जर के लिए। रोहित ने कहा कि अजीत पवार की मौत 28 जनवरी को हुई। सिर्फ 18 दिन बाद 6 फरवरी को प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनसीपी के राष्ट्रीय चुनाव सचिव बृजमोहन श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और इसमें उन्होंने झूठा दावा किया कि पार्टी के संविधान में बदलाव कर दिया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को सारी शक्तियां सौंप दी जाए। यानी कि एक ऐसी साजिश थी जो उधर अजीत दादा पवार की मौत और इधर चुनाव आयोग को यह चिट्ठी। अजीत पवार ने कहा यह पहले से प्लान किया गया षड्यंत्र था। सुनेत्रा पवार और परिवार के अन्य सदस्यों को अंधेरे में रखा गया। न तो सुनेत्रा पवार को बताया गया और न ही उनके बेटे पार्थ पवार को। एनसीपी के विधायकों को भी कुछ पता नहीं था
बाद में जब सुनेत्रा पवार को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र भेज करके पहले भेजे गए दोनों पत्रों को अमान्य करने की अपील की। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये तो खतरनाक साजिश थी। दोस्तों, रोहित पवार ने मीडिया के सामने दोनों पत्रों को रखे, एक प्रफुल्ल पटेल का 16 फरवरी का पत्र और दूसरा सुनेत्रा पवार का 10 मार्च का पत्र। रोहित पवार ने कहा कि सुनेत्रा पवार जब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तब उन्हें इस पत्र की जानकारी हो पाई। 10 मार्च को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह कहा कि 2 जनवरी से लेकर उनके अध्यक्ष बनने तक का कोई भी पत्र स्वीकार न किया जाए मान्यता के लिए। इससे प्रफुल्ल पटेल की कोशिश धराशायी हुई। रोहित पवार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी जिक्र किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या यह बीजेपी के शाह पर सब कुछ हुआ? अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार पीयूष गोयल का जिक्र करते हैं कि अजीत पवार की मौत के बाद गोयल ने कहा था कि प्रफुल्ल पटेल अब एनसीपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। हालांकि बाद में पीयूष गोयल ने माफी मांगी और कहा कि उनकी जानकारी गलत थी। यानी कि एक ऐसा कॉकटेल था, एक ऐसा मॉकटेल था, एक ऐसा चूचू का मुरब्बा सा बना दिया गया था जिसमें पार्टी के विधायक भी कंफ्यूज हो जाएं और चुनाव आयोग दरअसल प्रफुल्ल पटेल को ही सब कुछ मान ले। इसके साथ ही रोहित पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश कांड को जोड़ते हुए इसे साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि सब साजिश थी। विमान हादसे में कई कोशिशों के बाद महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उनके भतीजे रोहित पवार बेंगलुरु में 0 एफआईआर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, एफआईआर में अजीत पवार की मौत के मामले में आपराधिक साजिश का गंभीर आरोप लगा, जबकि बेंगलुरु की हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन ने यह 0 एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर की। 0 एफआईआर एक ऐसी पुलिस शिकायत होती है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है, भले ही अपराध असल में कहीं भी हुआ हो। इसमें 0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जांच के लिए इसे सही पुलिस थाने में भेजने से पहले शुरू में इसे 0 सीरियल नंबर के साथ रजिस्टर किया जाता है। अब 23 मार्च को दर्ज हुई एफआईआर महाराष्ट्र के बारामती ग्रामीण पुलिस स्टेशन को भेज दी गई। उनका कहना है रोहित का कि उनके चाचा अजीत पवार की मौत कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं थी, एक हादसा नहीं था, एक साजिश, एक षड्यंत्र था, आपराधिक साजिश थी। पहले शिकायतें किए जाने के बावजूद इस मामले को महाराष्ट्र में रजिस्टर नहीं किया गया, जिसके चलते बेंगलुरु जाना पड़ा। किसी तरीके से वहां पर एफआईआर दर्ज हुई। मगर दोस्तों, जिस तरीके से रोहित पवार ने अजीत दादा पवार की एनसीपी पर प्रफुल्ल पटेल समेत बीजेपी को कुछ स्लीपर सेल द्वारा कब्जे की बात का दावा किया, तो क्या आने वाले समय में एनसीपी से इन लोगों की सुनेत्रा पवार छुट्टी करेंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल करते हुए कुछ ऐसा कर लेगी जिसमें सुनेत्रा पवार ये साहस ही ना दिखा पाए और उनके स्लीपर सेल के तौर पर दोनों नेता काम करते रहे बीजेपी के लिए? हालांकि इस आरोप पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, सुनील तटकरे, कि साहब नहीं, ये बेबुनियाद आरोप हैं, कोशिश हमने नहीं की बल्कि दूसरे लोग कर रहे थे। यानी कि शरद पवार गुट की तरफ उन्होंने इशारा उठाया। हम सब सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एकजुट हैं, बाहर से लोग पार्टी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनेत्रा पवार के साथ हम सब खड़े हैं। बहरहाल रोहित पवार का यह दावा एनसीपी में नई बहस छेड़ चुका है। पार्टी के अंदरूनी कलह की चर्चा फिर से शुरू हो गई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दावे हैं। मगर आप इन कड़ियों को देखें, जिस तरीके से बिहार का एग्जाम्पल ले लें, दूसरे अलायंस पार्टियों का एग्जाम्पल ले लें, किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे के ऊपर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगता रहा है। और ऐसे में उनकी 2 चिट्ठियां चुनाव आयोग को जो भेजी गई और उसके काउंटर में सुनेत्रा पवार ने पार्टी संभालने के बाद उसे रद्द करने के लिए भेजी, छोटी बात नहीं है। अब सुनेत्रा पवार का साहस देखना है, क्या ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा पाने की हिम्मत वो रखती हैं या फिर नहीं? तो फिर ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में क्या पर्दे के पीछे, कारपेट के नीचे वो जो कॉकरोच की तरीके से कुलबुलाते रहते हैं, अचानक कारपेट उठता है, उसके बाद में उनका तांडव मचना शुरू होता है, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया तांडव देखने को मिलेगा? या फिर वाकई रोहित पवार महज अपनी खींच मिटाने के लिए, चूंकि अजीत दादा पवार के भतीजे हैं और इसलिए शरद गुट के नेता हैं, विधायक हैं, इसलिए वो इस तरीके से शरद गुट के एनसीपी और अजीत दादा पवार की एनसीपी में मर्जर के लिए सब कुछ कर रहे हैं? ये तो सही समय पर, सही हालात पर, सही स्थितियों से इसका नतीजा निकलेगा।
लेकिन इस बात का कोई तोड़ है क्या बीजेपी के पास या प्रफुल्ल पटेल के पास, क्योंकि चिट्ठियां तो उन्होंने भेजी थी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अब इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।